आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 NCERT क्लास 11th NCERT क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। या पॉलिटिकल साइंस का मतलब वही कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। काफ़ी अच्छी NCERT है, मैं इसको समझाऊंगा आपको। और इसका जो मैंने सारा है क्रक्स है वो मैंने लिख रखा है, एक भी लाइन मैंने छोड़ी नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो पे रिलाई कर सकते हो ये चैप्टर। और चैप्टर का नाम है राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हेडिंग ये आती है कि इम्पोर्टेंस क्या राइट की है। राइट की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब महत्व तो क्या है। देखिए, जब भी आपकी कंट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टेट में एक नेशन भी आता है जिसका मतलब पीपल होता है। दूसरे नंबर पे आता है कंट्री जिसका मतलब लैंड होता है। तीसरे नंबर पे आता है गवर्नमेंट जो कि पावर होल्डिंग होती है। और चौथे पे आता है सॉवरेंटी। ठीक है, ये मैंने आपको बोल दिया था। ठीक है, तो स्टेट मैंने डिफाइन किया था कल को। अब स्टेट में आपको पता है कि जो गवर्नमेंट पार्ट है ये होता है बदलने वाला, कि गवर्नमेंट जो लोग होते हैं वो बदलते रहते हैं पावर में, ये फ्रिक्वेंटली बदलते हैं हर 5 साल में। ठीक है, तो इसको लेकर के काफ़ी एप्रीहेंशंस होती हैं, काफ़ी लोगों के अंदर भ्रम शक होती है इस तरीके की ये क्या करेगा। तो गवर्नमेंट को हमें लिमिट करना होता है, गवर्नमेंट की लिमिटेशंस रखनी पड़ती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लिमिटेशंस वाला कल बताया था कि लिमिटेड गवर्नमेंट का फॉर्म होता है कि गवर्नमेंट को लिमिट करना, कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है वो तो गवर्नमेंट बताएगी, बट गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है ये हमारे हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट है। कि गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि जो उसके नागरिक हैं या उसके और जो बाकी लोग भी हैं, विदेश से कोई टहलने आया है, हालांकि नागरिक के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं और विदेश के थोड़े कम होते हैं, बट इन सभी के पास क्या अधिकार होंगे ये तो पता है, लेकिन किन किन अधिकारों पर सरकार जो है गलत एक्शन नहीं ले सकती, उनको काट नहीं सकती। तो ये होता है कि जब गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती है तो गवर्नमेंट ने अपने आप को लिमिट कर दिया, गवर्नमेंट या लिमिट कर दी गई जुडिशरी के द्वारा, गवर्नमेंट को लिमिट कर दिया गया कि भैया आप राइट्स में जो ये राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, इनमें से इन आर्टिकल्स को आप टच नहीं करोगे। तो वो गवर्नमेंट हो गई लिमिटेड किस सेंस में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में है, तो फंडामेंटल राइट्स के नाम पर संविधान में जोड़ा गया है, तो इसको एक लिमिटेशंस जोड़ी गई हैं, तो हम बोलेंगे लिमिटेड गवर्नमेंट लिमिटेड हो गई। चाइना की गवर्नमेंट लिमिटेड नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, इन्फोर्स नहीं कर सकते आप, है ना। मतलब इन्फोर्स का मतलब क्या है कि अगर वहाँ पे किसी चाइना में अगर कुछ सड़क बननी मान लो है, तो अगर किसी का मकान आ रहा है बीच में तो सरकार उसको, चीन की सरकार जो है उसको हटवाती है फोर्सफुली। आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते वहाँ पे हो, है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास अधिकार नहीं है, कि आपके पास राइट नहीं है अगर सरकार कुछ करे तो। बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत में, USA में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में ये सारी डेमोक्रेसीज़ हैं। डेमोक्रेसीज मतलब रूल ऑफ पीपल, रूल बाय पीपल, रूल फॉर द पीपल। तो ये है। इसमें भी जो अब्राहम लिंकन का जो कोड था, अब्राहम लिंकन का जो कोड था, रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। बाय का मतलब कि लोगों के द्वारा, मतलब कि लोग चुनेंगे लोगों की सहमति से, जनता जो है। और फॉर मतलब जनता के लिए, और ऑफ का मतलब है कि जो लोग हैं वो इन जनता से ही निकले हैं। ठीक है, तो ये भी है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया ना कि लिमिटेड गवर्नमेंट का फॉर्म
लिमिटेड गवर्नमेंट की एक फिलॉसफी काम करती है कि गवर्नमेंट लिमिटेड हो फंडामेंटल राइट्स के। तो इसीलिए संविधान में राइट दिए गए होते हैं ताकि हम अपनी सरकार को लिमिट कर पाएँ कि आप बाकी सारा काम करिए, लेकिन कुछ कुछ आपकी लिमिटेशंस हैं कि आप जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि सरकार के खिलाफ अगर आपको बोलना है, सरकार से अगर सरकार ने अगर आपके सांसद या विधायक, आपके प्रधान ने ये कहा कि भैया हम सड़क बनवाएंगे आपकी, चुनाव में जीत गए, तो अब चुनाव जीत गए लेकिन सड़क नहीं बनवा रहा प्रधान, या इस प्रधान है या फिर आप जो सांसद विधायक है आपका, वो MP MLA, वो आपकी सड़क नहीं बनवा रहा, तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं कि भैया आपने कहा था लेकिन आपने बनवाया नहीं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको फांसी दे देगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यही चीज़ें काम आपको याद रखनी है। तो ये है, तो जैसा कि ये चैप्टर कुछ बातें कहता है कि शुरुआत करता है कि एक एशियन गेम्स भारत में होने थे 1982 में, एशियन गेम्स। तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कॉन्ट्रैक्टर्स को कि भैया आपको स्टेडियम बनाने हैं, बहुत सारे स्टेडियम बनने हैं, बहुत सारे स्टेडियम, फ्लाईओवर, ताकि क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी विजिट करने यहाँ आएंगे, फॉरेन कंट्रीज़ के लोग, तो उनके लिए फैसिलिटीज़ भी। बट गवर्नमेंट ने जब कॉन्ट्रैक्ट दिया तो इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया कि कई लेबर्स को हायर किया वो काम कराने के लिए। अब उन लेबर्स को की जो है वर्किंग कंडीशन काफ़ी बेकार थी, वर्किंग कंडीशन काफ़ी बेकार रखी गई, और जो वेजेस जो पे किए जा रहे थे, तनख्वाह है, वो गवर्नमेंट ने जो प्रेस्क्राइब की थी कि इससे कम तो वेजेस नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट के प्रेस्क्राइब किए हुए वेजेस से जो मतलब उनकी जो मेहनताना होता है उससे भी कम थे। अगर गवर्नमेंट ने कहा कि भैया 100 रुपये से नीचे आप नहीं दे सकते हो किसी वर्कर को, तो ये लोग कहीं ना कहीं 90 रुपये दे रहे थे। इस तरीके का कुछ सिस्टम था वहाँ पे। तो फिर क्या हुआ कि ऐसा ही कुछ सोशल साइंटिस्ट ने इनकी दयनीय स्थिति देखी और कहा यहाँ तो बहुत घपला चल रहा है, संविधान में लिखा कुछ और है लेकिन यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कुछ और हो रहा है। तो सोशल साइंटिस्ट जो हैं, जो समाजशास्त्री लोग जो हैं, उन्होंने पिटीशन लिखा सुप्रीम कोर्ट को और कहा कि सर ये तो गलत हो रहा है। जज साहब से कहा, जज साहब ने फिर तुरंत ही इन गवर्नमेंट को और कॉन्ट्रैक्टर्स को डांटा और कहा कि आपको वो वेजेस पे करनी होगी। तो बाद में मामला सुलझा और वेजेस लोगों को पे होने लगी। तो इससे मालूम पड़ता है कि हमारे अधिकार जो हनन हो रहे थे, हम उसको जो है वापस रिस्टोर कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट लिमिटेड है और हम उसके खिलाफ अगर हम उसको, मान लो गवर्नमेंट को नहीं मालूम पड़ रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर जो गलती कर रहे थे हमने उसको तुरंत सुधारा। तो राइट्स की ये वैल्यू होती है, ठीक है। केस, दूसरा केस NCERT में जो मेंशन है वो मचल लालुंग का है। मचल लालुंग नाम से NCERT में मेंशन है। ये 23 साल का एक इंसान था, असम राज्य से, ठीक है। इस पर आरोप था कि इसने किसी से झगड़ा करके किसी को घायल कर दिया, मतलब। तो इसने जब घायल कर दिया तो भैया इसको जो है ट्रायल पुलिस पकड़ ले गई। पाया गया कि जो मचल लालुंग था ये क्या था, ये मेंटली अनस्टेबल था। ये मेंटली अनस्टेबल था, इसका दिमाग नहीं काम करता था। तो क्या हुआ, फिर इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और 1967 में और 1996 में डॉक्टर्स ने लिखा कि भैया ये जो है, अच्छा किस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लोकप्रिय गोपनीय बरदोलोई मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया ट्रीटमेंट के लिए। इसका ट्रीटमेंट हुआ। 1967 में क्या हुआ और 1996 में क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने 2 बार लिखा, एक बार 1967 में, एक बार 1996 में, कि भैया मचल लालुंग की हालत बिल्कुल ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, अब आप इसको पुलिस कस्टडी से अंडर जो ट्रायल के लिए ले जा सकते हैं और पूछताछ करिए, और जो भी सज़ा इसकी हो 3-4 साल, तो उसको सज़ा दे के आप बारी करिए। इस तरीके से आप उसको सज़ा वगैरह दिए। अगर वो दोषी नहीं है तो फिर उसको रिहा करिए। जेल की अथॉरिटी ने क्या किया, इसको इग्नोर किया। जुडिशरी ने भी इसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया, क्योंकि जुडिशरी के पास टाइम बहुत कम होता है।
मेन गलती पुलिस की यहाँ पे है, किसी ने नहीं सुना। डॉक्टर ने सोचो एक बार 1967 में कहा और फिर लगभग 29 साल के बाद में दोबारा से कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मचल को 2005 में रिलीज़ किया गया। ये कितनी दयनीय स्थिति थी कि उस अब जब वो रिलीज़ किया गया उसको, वो भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये 1993 में बनाया गया था, इसके द्वारा रिलीज़ किया गया। मतलब इसने जब सिफारिश लगाई तब कहा कि भैया आप इस केस को देखिए, तब जाके उसको रिलीज़ किया गया। और तब मचल ललुंग जो है 77 ईयर्स के हो चुके थे। सोचो उनकी इतनी ज़िंदगी, 54 साल की ज़िंदगी जो उनकी थी वो जेल में बीत गई बिना किसी कुछ किए। तो अगर इनको उसी 23 साल के जब थे, अगर इनको तभी सज़ा हो गई होती 10 साल 20 साल, तब भी वो 33 साल या 43 ईयर तक छूट जाते हैं। लेकिन अब वो 77 ईयर के हो गए क्योंकि फेयर ट्रायल नहीं हुआ। ट्रायल का मतलब क्या हुआ कि उनसे पूछताछ हो कि आपने ये जो है जुल्म किया है नहीं किया है, उसके हिसाब से अगर जुल्म नहीं किया है तो उनको सेट फ्री कर दो, मतलब कि उनको रिहा कर दो। और अगर जुल्म किया है तो उसके हिसाब से, है ना, प्रोपोर्शनेट में आप कह लो कि हम उसको सज़ा देंगे। तो ये भी था, बट उनको सुना ही नहीं गया, उनको कभी कटघरे में बुलाया नहीं गया कि हाँ पूछें कि आपकी क्या हालत है, क्या है। सिर्फ उनको जेल में रखा गया। तो ये दिखाता है कि कितनी दयनीय स्थिति रही होगी उनकी, कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने तबाह कर दी। ये क्यों हुआ? क्योंकि ट्रायल कभी हुए नहीं। तो फेलियर ऑफ ट्रायल, संविधान में तो लिखा है कि बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ट्रायल कभी शुरू ही नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हालांकि बड़ी बड़ी बातें की हैं। आर्टिकल 21 में संविधान ने कहा है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी ये है। अब इसी के तहत एक सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये बात निकाली है कि इसके अंदर इंक्लूडेड है राइट टू फेयर ट्रायल, कि कभी भी जब लाइफ पर जब बात आएगी, जैसे कि मचल ललुंग के केस में आया था, तो राइट टू फेयर ट्रायल भी होना चाहिए कि टाइमली फेयर ट्रायल प्लस स्पीडी, कि टाइम के साथ। ऐसा ना हो कि 77 ईयर के आप हो गए हो, 23 साल में आपको जो है आपको अरेस्ट किया गया था और 54 साल आपने जेल में बिता दिया, तो वो स्पीडी ट्रायल नहीं होगा। टाइम के साथ ट्रायल हो ताकि आपको जो भी आपका निपटारा है। ट्रायल का मतलब ये नहीं होता कि आप छूट गए। ट्रायल का मतलब ये होता है कि आप पर केस चल रहा है और जज सुनवाई कर रहा है। जो भी आप होगे उसका आपको दंड मिलेगा, या अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको सेट फ्री कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। तो इसीलिए बिल ऑफ राइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल ऑफ राइट्स का मतलब क्या है कि एक ऐसा बिल जिसमें राइट्स ही राइट्स हैं, सारे अधिकार ही अधिकार हैं। अब दोस्तों यूके का हाल ये है, इंग्लैंड का, कि आपके पास सारे अधिकार हैं जब तक कि पार्लियामेंट मना ना करे कि आपके पास सारे अधिकार हैं, जब तक कि आपके, तो वहाँ पर तो सारे राइट्स हैं। वहाँ पर तो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट चलता है कि आप ह्यूमन बीइंग के होने के नाते, कि आप इंसान हो उसके नाते आपके पास सारे अधिकार हैं। जब तक कि ऐसा कोई अधिकार आपको मना ना किया जाए तब तक आपके पास सारे अधिकार हैं। मान लो कोई ऐसा काम है कि मान लो जैसे सिगरेट पीना, सपोज करिए सिगरेट पीना अगर आपको लगे उनको कि बेकार है, तो वो मना कर सकते हैं कि हाँ ये नहीं है, बाकी सारे आपके अधिकार हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ब्रिटेन के लोगों को वहाँ पे अधिकार पता थे, वहाँ बहुत फिलोसफर्स हुए, जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, इस तरीके के, तो उन्होंने अवेयरनेस फैलाई वहाँ के लोगों के अंदर, कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस है। बट जहाँ पर अवेयरनेस नहीं उसका क्या करोगे आप? तो उनको अवेयरनेस दिलानी पड़ती है भैया कि आप भी अधिकार, आपके पास भी अधिकार है। चूँकि अमेरिका भी गुलाम रह चुका है ब्रिटेन का, ठीक है, और इंडिया तो बहुत गुलाम रहा है। तो इंडिया के लोगों को पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं। इंडिया में वैसे बहुत सारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रिलीजन है, फिर उनके अंदर भी कैटेगराइजेशन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हिंदू, वैश्य, शूद्र, इस तरीके का। मुस्लिम में भी है सिया, सुन्नी, फिर उसमें भी कैटेगराइजेशन है। ऐसे ही भारत के हर धर्म में कास्ट सिस्टम है। तो जो निचले कास्ट पे हैं उनको उनके अधिकार पता ही नहीं है। जब अधिकार नहीं पता है तो आप क्लेम क्या करोगे? तो इसीलिए बिल ऑफ राइट्स को एक्सप्लिसिटली इंट्रोड्यूस किया गया है, मेन को किया गया है। तो ऐसे भारत में बहुत सारे आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। हालांकि आर्टिकल 14 से ये शुरू होते हैं आर्टिकल्स। इक्वालिटी का, राइट टू इक्वालिटी का, राइट टू फ्रीडम का, राइट टू जो है फ्रीडम का,
राइट टू इक्वालिटी का, फ्रीडम का, आप कह लो कि फ्रीडम का है, और एक्सप्लॉयटेशन से नहीं है, और अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस है, फिर रिलीजन का है, फिर कल्चरल राइट्स है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं वहाँ पे। कल्चरल रेमेडी का राइट है, तो साथ आपके इस तरीके के बहुत सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं उसमें। तो यही है कि भारत के लोगों को पहले बताया जाए कि हाँ आपके पास अधिकार कौन कौन से हैं, फिर अगर एक्सपांड करना होगा तो एक्सपांड कर देंगे, मतलब बढ़ाना होगा अधिकार बढ़ा देंगे। तो बहुत सारे अधिकार जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत बहुत सारे अधिकार बढ़ाए हैं, जैसे कि राइट टू क्लीन एयर, हवा साफ होना, राइट टू मैरिज, राइट टू प्राइवेसी की प्राइवेसी का अधिकार तो आर्टिकल 21 के तहत ही बढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो राइट्स आपके पास हैं, ये अच्छी बात है, जैसा कि संविधान में दिए थे 1950 में ही। बट क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा था? चाहे आप एशियन गेम की जो डिबेट देखो, जो कि मैंने बताई आपको 1982 में हुई थी, या चाहे मचल लालूंग का केस देख लो, तो इन केसेस में क्या था कि संविधान में तो लिखा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका हो ही नहीं रहा। अभी भी जो है पता लगा 54 साल तक वहाँ पे केस ट्रायल चल रहा है। तो जो इंस्टीट्यूशंस है वो वर्क नहीं कर रहे हैं इतनी अच्छी से, तो उनको वर्क करना होगा, तभी डेमोक्रेसी सफल होगी, रूल ऑफ द पीपल सफल होगी, है ना। तो राइट्स को सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्ट करना है और प्लस इम्प्लीमेंटेशन को करना है, तभी होगा। और एक तो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, या हमें जुडिशरी नाम लो, या तो वो खुद करे, सुओ मोटो करे, जुडिशरी अपने आप करे, अखबार में पढ़ के देख करके उसको सुओ मोटो बोलते हैं, या तो फिर जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो इनकी हेल्प करें, इश्यूज़ को हाईलाइट करें, जैसा कि एशियन गेम्स में हुआ था या मचल लालूंग के केस में हुआ था। तो ये सारा सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो ये इंडिविजुअल के राइट्स जो हैं ये स्टेट के ख़िलाफ़ हैं, और कुछ राइट प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी हैं। जैसे कि अगर मैं किसी अपने पड़ोसी को कुछ ऐसा उनका अधिकार दे दूं कि आप मेरे खिलाफ़ कुछ नहीं बोलोगे, तो वो नहीं बोलेगा, बिकॉज ये राइट उनको प्राइवेटली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट अनटचेबिलिटी का राइट उन स्टेट के खिलाफ भी है, सरकार के खिलाफ भी है, कि सरकार में अगर कोई मंत्री या मिनिस्टर या फिर कोई सरकार अगर ऐसी पॉलिसी लाती है जो कि छुआछूत पे या अनटचेबिलिटी पे उसको विश्वास करती है, तो उस पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है नकार देगा। वही एक अगर इंडिविजुअल, मैं अगर अपने पड़ोसी से बोलूँ कि तुम तो नीचे कास्ट के हो, तुमको मैं नहीं छूँगा इस तरीके से, तो वो भी नहीं कर सकते आप। तो गवर्नमेंट जो है वो बाउंड है, गवर्नमेंट जो है बाउंड है कि वो प्रोटेक्ट करे आर्टिकल 21 के तहत अधिकारों को, जैसे कि आर्टिकल 21 है, सॉरी, उसको प्रोटेक्ट करे। और गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट करे। अगर सुप्रीम कोर्ट ना करे तो आप जा सकते हो अपने राइट को प्रोटेक्ट करवाने के लिए आर्टिकल 32 के तहत, जिसको अम्बेडकर साहब ने कहा है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप जा सकते हो अपने अधिकार। तो यही है कि आप एक डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपको अपने राइट्स को बचाना पड़ेगा, बिकॉज सरकारें हमेशा मौका ढूंढती हैं, सरकार में जो कुछ लोग होते हैं वो मौका ढूंढते हैं कि आपके अधिकारों का हनन किया जाए, बिकॉज आपके जब अधिकारों का हनन होगा तभी दूसरे लोग मज़े कर पाएंगे आपके एक्सपेंस पे। तो फंडामेंटल राइट्स ये क्या हैं? 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो दोस्तों ये मैं आपको NCERT में जो लिखा है वही पढ़ा रहा हूँ, कोई पॉलिटी यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट, क्योंकि उसके लिए इससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए भी लेक्चर्स आएंगे बहुत जल्द। बट NCERT चूँकि पहली है तो उसको पढ़ाएंगे, बेसिक बुक है ये। तो बिल ऑफ तो फंडामेंटल राइट्स दोस्तों है। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने बिल ऑफ राइट्स की डिमांड की थी, ब्रिटिश से कि भैया हमको अधिकार दो। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिपेंडेंस के बाद में लोग चूँकि वही लोग हैं जो जिन्होंने इंडिपेंडेंस लड़ी थी, तो जब आज़ादी मिल गई तो वो तो हमको बिल ऑफ राइट्स देंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ थी कि फंडामेंटल राइट्स दिए जाए और प्लस उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश ने कई बार तो अधिकार दे दिए हमको, फंडामेंटल राइट्स दिए थे, बट प्रोटेक्शन उनका इंश्योर नहीं किया था, है ना। तो ऑर्डिनरी राइट्स जो हैं उनको तो आप बदल सकते हो, हालांकि आज के टाइम पे तो आप फंडामेंटल राइट्स को बदल सकते हो,
जैसा कि आर्टिकल 19 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। बट अगेन सॉरी, जो फिलॉसफी है कि ये अधिकार क्यों है संविधान में, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि आखिर आप क्या हटा सकते हो क्या नहीं हटा सकते हो। ठीक, तो फिलॉसफी जो है उस राइट की, अधिकार की, जिसे आर्टिकल 21 आप नहीं हटा सकते, बिकॉज ये फिलॉसफी है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, कि इंसान इस इंसान को फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए, तो वो चीज़ है। ठीक है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव कोई रेजोल्यूशन पास होता है पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर, जो कि संसद या विधानसभा, ऐसा कोई अगर संसद है या विधानसभा है, अगर ऐसा कुछ बिल पास करती है तो उसको जुडिशरी के द्वारा जो है स्ट्रक डाउन कर सकते हैं, है ना। उसको जुडिशरी हमारी स्ट्रक डाउन कर सकती है, मतलब कि नल एंड वॉइड कर सकती है, मतलब खारिज कर सकती है, खारिज कर सकती है। ठीक है, अगर उसने फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया। हालांकि ये चीज़ें आज के टाइम पे थोड़ा सा वो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखता है कि क्या वॉयलेट हुआ है क्या नहीं, उसके तत्व को देखती है, उसके मर्म को देखती है, उसकी समरी देखती है कि आखिर क्या ये, उसकी फ़िलॉसफी देखती है इस एक्ट के बिहाइंड, कि ऐसा कुछ तो नहीं है। ऐसा कई बार इतिहास में हो चुका है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी ये क्या है? समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी क्या है कि जैसे दोस्तों आप इसमें एनसीईआरटी में कुछ 2 केसेस लिखे हैं, इसमें है केस 1 और केस 2। तो केस 1 लेता हूँ मैं। इसमें क्या है कि एक फ्रेंड जाता है ढाबे पे, है ना, होटल पे जाता है, ढाबे पे जाता है, टपरी पे जाता है चाय की, और चाय मांगता है वहाँ पे। और इस इंसान के साथ, ए के साथ इसका फ्रेंड भी होता है, बी साथ में ही जाता है। तो जो होटल वाला जो है पूछता है, भैया आपके साथ ये फ्रेंड है, ये किस जाति का है? तो ये जो ए लड़का है ये बोलता है, भैया मेरा फ्रेंड दलित है। तो होटल वाला पता क्या करता है, ए को तो वो स्टील के गिलास में देता है, जो कि देता है कांच के गिलास में, बट इसको दलित को जो है कुज्जड़ में देता है, लकड़ी जो है अर्थन, मतलब मिट्टी के बर्तन में। ये साफ साफ दिखाता है कि डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है समाज में। केस 2 क्या है? केस 2 ये है कि टीवी पे न्यूज़ एंकर, 4 न्यूज़ एंकर थे, जिसमें 2 आदमी, 2 मेल और 2 फीमेल। तो फीमेल की जब एज 45 से ऊपर हो गई तो उनसे कहा गया कि हटिए, आप नहीं न्यूज़ पढ़ सकते बिकॉज आपकी एज। लेकिन जब मेल्स 45 के ऊपर हुए थे उनसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। तो यहाँ पर भी ये किस तरीके का मामला था? ये जेंडर इनइक्वालिटी का मामला था, क्योंकि जेंडर के बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। जेंडर का मतलब क्या है कि आप आदमी औरत में फ़र्क कर रहे हो। अरे 45 ईयर होती तो है जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी यहाँ पे आप प्रमोट कर रहे हो, असमानता प्रमोट कर रहे हो जेंडर के बीच में। तो ये एक चीज़ हो गई। तो ये काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है डेमोक्रेसी के लिए, ऐसा लोग बोलते हैं। और हमारा संविधान, ये यहाँ पे जो 2 केस स्टडीज़ हैं मैंने इनको आपको उजागर किया है। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये है कि सबको इक्वालिटी देना, जो लोग इक्वली प्लेस्ड हैं। ठीक है, सबको इक्वालिटी देना जो लोग इक्वल हैं स्टेटस में। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरी इनकम 8 लाख से ऊपर है, मतलब मेरी इनकम बराबर है, बट मेरी जाति अलग है, इसकी जाति अलग है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट, तो क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि मैं आपको डिस्क्रिमिनेट करूं? तो वो गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। वही अगर मेरी इनकम मान लो 1 करोड़ रुपए महीने की है और एक सामने वाला आदमी है जो उसकी इनकम 1 लाख रुपए साल की ही है, तो क्या वो मुझे गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी बना सकती है कि भैया चूँकि आपकी इनकम बहुत है तो हम आप पे टैक्स ज़्यादा ले सकते हैं, 25% इस पे टैक्स, चूँकि इसकी इनकम बहुत कम है, साल में 12 लाख, साल में 1 लाख रुपए कमाता है, तो इसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं इक्वालिटी है कि मुझसे टैक्स नहीं पड़ रहा है बट इससे टैक्स पड़ रहा है। तो ये सरकार कर सकती है, बिकॉज इनकम के बेसिस पे ये, इसमें ये नहीं है कि इंसान को देखा गया, उसकी जाति को देखा गया, उसके धर्म को देखा गया, बस इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से डिसाइड किया गया, तो वो कर सकते हैं आप हो। क्योंकि अगर ये मान लो 25 करोड़ वाला इंसान अगर उसको चाहिए कि टैक्स ना पे करें, तो इसको भी अपने करोड़ों रुपए की जो बिजनेस करता है उसको छोड़ के उसको भी 1 लाख रुपए कमाने चाहिए, फिर तो तब उस पर भी टैक्स नहीं पड़ेगा। तो ये है, कल को ये जब 1 लाख रुपए साल में कमाने वाला आदमी जब ये 1 करोड़ कमाएगा तो इस पर भी टैक्स पड़ेगा। तो वो तो इनकम ब्रैकेट के हिसाब से है। इक्वालिटी, इक्वलिटी का राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है कि चाहे मैं टूरिस्ट प्लेस पे जाऊँ
या चाहे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाऊँ पर्पज़ से जाऊँ या रिलीजियस बेस पे जाऊँ, मुझे कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं हिंदू में दलित हूँ, ओबीसी हूँ, एससी एसटी हूँ या ब्राह्मण हूँ, तो मुझे कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी भी स्टेटस पे, ठीक है। वैसे ही मुस्लिम में हालांकि डिस्क्रिमिनेशन अभी भी कुछ में है, इसे अभी भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई दलित इंसान जो है वो मंदिर का पुजारी नहीं है। ऐसा मुस्लिम में भी है कि औरतों को जो है मस्जिद जाने को अलाउड नहीं है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस इसमें है, अभी भी चल रहे हैं। अगर समाज में ऐसे लोग आते हैं कि हाँ वो इसको माने तो इसके खिलाफ कुछ हो सकता है। अभी अनटचेबिलिटी आपको पता है कि कितना बड़ा अपराध है। आर्टिकल 17 में इसका मेंशन है, आर्टिकल 17 में इसका मेंशन है। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये इसको अबॉलिश करने की बात की गई, इसको अबॉलिश करेंगे। बट अगर मान लो मेडिकल के पर्पज़ से अगर किसी इंसान की ऐसी बीमारी है कि वो अगर जाएगा भीड़ में रहेगा तो वो अपने आप तो बीमार है ही है, बाकी को भी बीमार कर सकता है, तो ऐसे लोगों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो जो अनटचेबिलिटी ना हो, मतलब कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो ट्रू डेमोक्रेसी शो करता है डिग्निटी और स्टेटस की। तो अनटचेबिलिटी ना फैले कि कोई भी इंसान रिलीजन के हिसाब से, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, सेक्स का मतलब ये है जेंडर के बेसिस पे या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, आप इन 5 बैकग्राउंड के हिसाब से आप किसी को जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, ऐसा कहा गया है। और आगे बढ़ते हैं फिर। जैसा दोस्तों आपको पता है कि हमारे प्रियम्बल में भी ये बात कही गई है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, प्रियम्बल में बात लिखी है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, जो समानता है वो स्टेटस की है कि आप चाहे पैसे वाले हों या चाहे आप बहुत बड़े स्कॉलर हों, पीएचडी स्कॉलर हों या साइंटिस्ट हों, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस सभी को बराबर दर्जा दिया जाएगा, चाहे आप गरीब हो, कुछ भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो चाहे आपका जो भी स्टेटस हो, चाहे आप पैसे वाले हो, चाहे आप कोई छोटी जॉब कर रहे हो, आपको हीन भावना से कोई नहीं देखेगा, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेगा, ठीक है। और सभी को मौका, हर इंसान को, भारत के 150 करोड़ लोगों को ये हक होगा कि वो जो चाहें करना चाहें कर सकते हैं अपनी मेरिट के हिसाब से। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं कल को जो है कल को एक तरीके से जो है शॉपकीपर था, कपड़े की दुकान थी मेरी, अब मैंने एकदम से आला वगैरह ख़रीद लिया और मैंने कहा मैं डॉक्टर आज से हूँ और मुझे ऑपरेशंस करने हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए आपको डिग्री चाहिए होगी। तो मेरिट ज़रूरी है कि डिग्री के हिसाब से ही आपको सब कुछ मिलेगा। बट आर्टिकल 16 यहाँ पर एक एक्सेप्शन डालता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16(4) कि स्टेट जो है, मैंने आपको बताया स्टेट क्या होती है, स्टेट में भी जो उसका एक्टिव फॉर्म होता है वो गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट को चलाता गवर्नमेंट ही है, 4 उसके स्तंभ होते हैं, उसको गवर्नमेंट चलाता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक तरीके से स्टेट ये कह सकती है कि भैया चूँकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखें तो कई लोग, कई सारे जातियाँ हैं, तो उनको जो है अंडर रिप्रेजेंटेशन मिला है या डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता रहा है, तो उनको है कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए हमको जॉब्स देनी पड़ेंगी ताकि वो लोग बराबरी पे आ जाएं, ताकि वो लोग बराबरी पे आ जाएं। इसीलिए अभी भी रिजर्वेशन काम चल रहा है। हो सकता है कि 100 साल के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाए, जब सारे लोग लगभग एक हो जाएं और रिजर्वेशन की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन देने के लिए अब मान लो एक समाज में है कि ब्राह्मण, हिंदूज में देखें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। अब मान लो कि शूद्र को बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली जो है तड़पाया गया है और मान लो ऐसा कुछ किया गया है, तो सरकार इनके पक्ष में कुछ नियम कानून बनाएंगी कि इनको कोई एग्ज़ाम मान लो होता है तो 100 नंबर में अगर ब्राह्मण को अगर 100 में से
जो है 50 नंबर लाने पड़ते हैं, तो ये इन क्षत्रिय को 50 नंबर लाने पड़ते हैं, वैश्य को 50 नंबर लाने पड़ते हैं। चूँकि शूद्र लोगों की हिस्ट्री में बहुत अन्याय हुआ है, तो इनको 100 में से 40 नंबर पर ही पास कर दिया जाएगा या 30 नंबर पर ही पास कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि और ये इंश्योर किया जाए कि अगर 1000 सीटें हैं तो कम से कम 150 सीटें जो हैं वो शूद्र की भरी होनी ही चाहिए। जब ये लोग प्रशासन में आएंगे तब ये लोग कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने समुदाय के लिए कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर यही लोग, डोमिनेंट लोग जो हिस्टोरिकली रहे हैं, तो वो तो इनको गंदी नज़र से देखेंगे ना कि ये तो दबे कुचले लोग हैं कहाँ। लेकिन जब ये लोग ऊपर आएंगे तो अपने समाज की चिंता करेंगे और उनको भी अपलिफ्ट करने में हेल्प करेंगे। हालांकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में सब लोग यही कहते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जनता। तो एक बार पैसा होने के बावजूद लोग भूल जाते हैं, वो अलग बात है। पर संविधान ने जो कह रखा है वो हम बता रहा हूँ मैं आपको। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का दोस्तों मतलब क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि सभी को मौका मिले, हर इंसान को मौका मिले, इसकी समानता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को समानता मिले, हिंदुओं को मौका मिले जॉब भरने का। एसएससी की तैयारी कर रहे हो अगर आप, तो इस तैयारी करने में, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इसको फॉर्म भरने में, आप नौकरी तलाश में हो ना, इसीलिए फॉर्म भरा आपने। तो इसकी नौकरी करने के लिए सभी को मौका मिलना चाहिए, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को मौका मिलना चाहिए। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है सबके लिए है। बट गवर्नमेंट यहाँ पर भी ये कह सकती है कि वह जो लोग हिस्टोरिकली जो डिप्राइव्ड रहे हैं, जिनको हिस्टोरिकली दबाया कुचला गया है, तो उनके लिए हम स्पेशल स्कीम लॉन्च करते हैं और मेजर लेते हैं। रिजर्वेशन हम लोग लॉन्च करते हैं, रिजर्वेशन जो लोग दबे कुचले लोग हैं तो उनके लिए। तो चाइल्ड हो गए, वुमेन हो गए, तो इनके लिए हम स्पेशल केयर स्कीम लॉन्च करते हैं। तो कल को कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भैया आप तो अन्याय कर रहे हो। स्टेट से बोलेगा आप तो अन्याय कर रहे हो, आपने देखो बच्चों को ये अधिकार दे दिया या वुमेन को आपने अधिकार दे दिया। ऐसे आज भी कई सारे फॉर्म भरने पर, गवर्नमेंट में आप फॉर्म भरोगे जा करके, तो वुमेन से और एसटी से कोई फ़ीस नहीं पड़ती है। क्योंकि शायद अगर फ़ीस पड़ेगी तो शायद वो लोग ना फॉर्म भरें, लेकिन जब उनको पता है कि ये फॉर्म फ्री में भरा जा रहा है तो मैं भी दे दूँ, और फिर फॉर्म भरने के बाद में नंबर भी कम लाने उनको हैं, तो वो लोग और ज़्यादा इनकरेज फील करेंगे कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी करनी चाहिए या फिर सरकार में होना चाहिए। ठीक है। तो आर्टिकल 16 का जो 4 है, जो रिजर्वेशन देता है टेम्परेरी पीरियड के लिए, ये रिफॉर्मेटिव मेजर है कि समाज में रिफॉर्म करने के जो है मकसद, इरादे से। एक इसमें स्टोरी है हयबिंदु नाम की, हदी बंधु के नाम से। ये क्या है कि दलित कम्युनिटी है। इसका काम दोस्तों क्या होता था, ये उड़ीसा का केस है शायद, हाँ उड़ीसा का केस है ये। तो इसमें दोस्तों क्या होता था कि शादी जैसे मान लो हुई, किसी की मान लो अपर कास्ट की शादी हुई, तो इस कम्युनिटी के लोग जो हैं, दलित कम्युनिटी के लोग हैं, हदिबंधु कम्युनिटी के लोग, तो यहाँ पर जो है करते क्या थे कि दूल्हे के जो लोग आए हैं तो उनके जो है उनके पैर धुलना, ये इनका कस्टम था, रिवाज था। लेकिन चूँकि फिर कुछ लोग उसमें पैसे वाले हुए तो अब इन लोगों ने चैलेंज किया, कहा मैं तो नहीं करूँगा। तो जिन लोगों ने चैलेंज किया फिर उनके घर के लड़कियों को नंगा करके जो है टहलाया गया, घुमाया गया। तो ये था, उनको उनके घर की बेटियों को मारा भी गया, बहुओं को मारा गया। तो ये तो बड़ी बुरी बात थी। और कहा गया कि हमारे जो दलित कम्युनिटी के लोगों ने कहा कि इतना अत्याचार हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मारा गया अपर कास्ट के द्वारा। तो ये दिखाता है कि अभी भी कितनी नफरत है थी। ये एक केस स्टडी के माध्यम से किया गया है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ, जो लाइफ का राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। अब लाइफ का मतलब बहुत सारा कुछ है कि एक लाइफ जो है मैं अपनी शान से जीना चाहता हूँ कि मेरी कोई बेइज्जती बदनामी ना करे, इस तरीके से जीना चाहता हूँ।
तो वो तभी पॉसिबल है कि जब आपको कोई जो है दुत्कारे ना, आपको कोई नीचा ना दिखाए। बट हादी बिंदु कम्युनिटी के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। वो दलित कम्युनिटी है, वो तो ऐसा नहीं, उनको उनके खिलाफ तो बहुत सारा कुछ अन्याय हो रहा है कि शादी में है ये तो इनइक्वालिटी का बर्ताव हो रहा है, तो यही तो रोकना है ना। तो केस स्टडी बताई गई इसमें है। तो इसीलिए उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है कि शायद वो लोग भी ऊपर आएँ समाज में, और ब्यूरोक्रेसी में जब आएंगे वो लोग सरकारी जॉब में आएंगे तो वहाँ पर उनको कुछ हद तक रिलीफ होगा। राइट टू फ्रीडम पर अब आते हैं, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। सॉरी, आर्टिकल 19 ये बताता है, इसमें बहुत सारे राइट हैं। और ये फ्रीडम बहुत ज़रूरी है कि जो करने को, सोचने को, बोलने को, और क्या आपको चूज़ करना है फ्रीडम, तो ये बहुत ज़रूरी है। चाहे फ्रीडम थॉट हो, सोचने की हो, या एक्सप्रेस करने की हो, किसी से कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो, या जो काम करना चाहते हो, प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, वो कर सकते हो आप। तो फ्रीडम ज़रूर होना बहुत आवश्यक है एक डेमोक्रेसी में, तभी डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी। जब आपके लोगों के द्वारा ही, रूल बाय द पीपल, रूल फॉर द पीपल, रूल ऑफ द पीपल, जब लोगों के द्वारा ही सरकार है तो उन लोगों को अधिकार क्यों ना हो, है ना। इसका मतलब है कि फ्रीडम का मतलब है कुछ भी करो, बट किसी अपने भाई बंधु, किसी भी भाई मतलब जो 150 करोड़ लोग जो आपके देश में रहते हैं उनको आप नुकसान ना पहुंचाओ, फिर कुछ भी करो। तो फ्रीडम एंजॉय करो, बट किसी की फ्रीडम को छीनो मत, ये इसका तत्व है। ठीक है, कोई भी इंसान, उसकी लाइफ को छीना नहीं जा सकता, ना ही उसको डिप्राइव किया जा सकता है। हाँ, बिना किसी नियम, अगर आपने नियम बना दिया तब आप, जैसे मान लो फ्रीडम हमें जो है टहलने की, ठीक है, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, राइट टू फ्रीडम टहलने। तो अब मैं टहलने जा रहा हूँ, लेकिन सरकार ने नियम बनाया है भैया कि जंगल में नहीं टहलोगे। क्यों? क्योंकि वरना शेर खा जाएगा आपको। जंगल में लकड़ी नहीं बीनोगे, बिकॉज वो लकड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो नहीं टहलोगे आप इस तरीके से, डेंजर जोन है। तो चूँकि नियम बना ऐसा है, तो अगर आप वो करते हो तो आपको सज़ा मिल सकती है, बिकॉज सरकार ने पहले रोक रखा है और ये नियम बनाया गया है सरकार के द्वारा, तो सोच समझ के बनाया गया होगा। अगर ये नियम बेकार होता तो जुडिशरी इसको खारिज कर देती, बट सोच समझ के बनाया गया है, इसीलिए अभी भी वो नियम लागू है। एक और है कि अगर मान लो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है किसी भी जुर्म के हिसाब से, जुर्म के उसमें, तो पुलिस को ये ड्यूटी है कि, पुलिस की ड्यूटी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो आपको मजिस्ट्रेट के पास, एसडीएम के पास वो पेश करे। अब जो मजिस्ट्रेट है ये पुलिस का पार्ट नहीं होता है, तो वो पेश करे, और वहाँ पर मजिस्ट्रेट आपसे सवाल पूछेंगे कि हाँ भैया, आप मतलब उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, तो फिर वो अपने, और जो आदमी है जिसको डिटेन किया गया है, आदमी जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, मान लो कल को आपको पुलिस अरेस्ट कर ले, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका ट्रैवल टाइम मतलब ख़त्म करके, ट्रैवल टाइम नहीं ऐड किया गया है, ट्रैवल टाइम को हटा करके 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वालों को आपको सौंपना होगा। जीप में बैठाल के या बाइक पे बैठाल के आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना है। तो मजिस्ट्रेट बोलेगा भैया हाँ, क्यों उनको अरेस्ट किया है? तो पुलिस बोलेगा देखो इनकी ये इन्होंने गलत काम कर रखे हैं, तो इसलिए मैंने इनको अरेस्ट किया है। फिर आप दलील दोगे, क्योंकि अब आप हो सकता ना बोल पाओ वहाँ पे, तो आपके तरफ से आपका वकील बोलेगा, और वकील रखने का आपको अधिकार है। ठीक है, वकील रखने का आपको अधिकार फंडामेंटल राइट है कि मेरी तरफ से वकील जो है, जो पढ़ा लिखा होता है, ये मेरे खिलाफ से मेरा केस लड़ेगा कि आखिर क्यों मुझे डिटेन किया गया है, क्यों पुलिस मेरे पीछे पड़ी है आखिर। बिकॉज ये ह्यूमन डिग्निटी का सवाल है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और लिबर्टी मेरी किस में है कि मैं डिग्निफाइड लाइफ चाहता हूँ जीना, इसलिए राइट टू शेल्टर, घर रहने के मतलब रहने के लिए, ये भी फंडामेंटल राइट है। जब मेरे पास घर रहने के लिए नहीं होगा तो मैं कैसे अपनी लाइफ को डिग्निफाइड बोल सकता हूँ? तो ये भी है कि सरकार
उसको कुछ मुहैया कराए। इसीलिए सरकार ने आवास योजना शुरू की थी, है ना, कि आपको कॉलोनी मिलती थी कि कॉलोनी में आप रहो जा कर के, अगर आपके पास मकान नहीं है। तो ये भी वही से कॉन्सेप्ट आया है। फिर एक कॉन्सेप्ट दोस्तों आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, कि अगर सरकार को लगे कि ये इंसान जो है ये बहुत जल्द ही कोई ऐसी गतिविधि कर सकता है, आतंकवादी गतिविधि या दंगा फसाद कर सकता है, तो मैं इसको अभी से ही अरेस्ट कर लूँ। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब इस गलत काम करे उससे पहले ही इसको डिटेन कर लो। हालांकि डिटेन करने का मतलब ये है कि कस्टडी में ले लो, कस्टडी में इसको ले लो, इसको अरेस्ट कर लो और अरेस्ट करके इसको लॉकअप में रखो। 3 महीने तक आप ऐसा कर सकते हो। तीसरे महीने के बाद से अगर आपको ये इंसान को जेल में रखना है, तो जेल में नहीं, सॉरी, लॉकअप में, तो आपको एडवाइजरी बोर्ड सुप्रीम कोर्ट सेटअप करेगा। उसके बाद ही आप, अगर लगता है कि हाँ ये इंसान खतरनाक है, तो आप रख सकते हो, अदरवाइज़ आपको छोड़ना पड़ेगा इसको। और उस एडवाइजरी बोर्ड में बहुत सारे जजेस होते हैं, ठीक है। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन का मकसद अगर देखा गया है कि ये मिसयूज़ काफ़ी होता है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आप गवर्नमेंट की बात नहीं मानते हो या उसके खिलाफ बहुत कुछ लिखते हो, तो पीडी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपके खिलाफ लग सकता है। अदर फ्रीडम्स, भारत में बहुत सारी अदर फ्रीडम्स भी हैं, बट उन पर रिस्ट्रिक्शंस कई सारे हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट अगर कल को मैं रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को गाली देना शुरू कर दूँ कि ये व्लादिमीर पुतिन, तुमने यूक्रेन में इतने दिनों से युद्ध क्यों कर रहे हो, 4 साल से लोगों को मार रहे हो, मैं तो कह दिया, बट इससे क्या होगा कि व्लादिमीर पुतिन की जो छवि जो है वो भारत में ख़राब हो जाएगी, और इससे भारत और रशिया के रिश्तों में काफ़ी बेकार प्रभाव पड़ेगा। और अभी जो व्यापार भारत रशिया के बीच में हो रहा था, शायद इसमें रुकावट आ सकती है, क्योंकि रशिया है अच्छा मेरे खिलाफ ये आदमी बोल रहा है और भारत की सरकार कुछ कदम नहीं ले रही है, तो मैं तो लगाऊंगा सैंक्शन इंडिया पे या कुछ भी बोल दूंगा, है ना। ऐसा क्या रशिया ये भी कर सकता है कि रशिया के प्रेसिडेंट के लिए भारत में ऐसा कुछ बोला जा रहा है, रशिया बोलेगा हम भी यही करेंगे, हम तुम्हारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए हम भी यही करेंगे, तो तुम कुछ मत बोलना बस। तो इससे क्या, रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। तो इसीलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, लेकिन रीजनेबल की सोच विचार करके रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो हर जो फंडामेंटल राइट हमारा है उसके पीछे मकसद ये है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो राइट टू फ्रीडम है, इसमें सब में हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बोल सकती है कि जब 5 से ज़्यादा लोग एक पास असेंबल नहीं हो सकते हैं जहाँ पर दंगा फसाद हुआ हो। अगर 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो ये चांसेस है कि यहाँ पर दंगा दोबारा भड़क सके। तो जहाँ पर दंगा हो चुका है या होने जा रहा है, तो वहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो। सोमनाथ लहरी का एक कोट इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। वो क्या कहते हैं कि हर आर्टिकल, हर फंडामेंटल राइट के बाद में एक कंडीशन लगी हुई है कि फंडामेंटल राइट तो आपके पास है, पर आप ये नहीं कर सकते हो या आप ये नहीं कर सकते हो। थोड़ा उन्होंने सार्कास्टिकली कहा, मजाक व्यंग करते हुए, बल्कि सही भी है कि हर फंडामेंटल राइट के आपके पास तो अधिकार है, बट इसके सामने आपके पास ये ड्यूटी भी हो। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि ये ड्यूटी की तरह है कि आपको थोड़ा सा मैच्योर बनाना है कि आप ये नहीं कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको अधिकार तो मिल गया, बट आप कुछ भी करंट बोलोगे तो वो ठीक नहीं है। तो सोमनाथ लहरी ने क्या बोला है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, कंडीशनड फंडामेंटल राइट है, कि हर फंडामेंटल राइट पर कंडीशन लगा दी गई है कि आप बोल सकते हो, बट इतना। तो उन्होंने मजाक करते करते कहा था। अब जो इंसान जिसने जुर्म किया है, तो राइट ऑफ अक्यूज्ड, जिस इंसान ने किया है, मान लो मैं अक्यूज्ड हूँ, मुझे आरोपी, मेरा आरोप सिद्ध नहीं हुआ है कि मैंने किया, किसी के घर में चोरी मान लो हुई है। अब चोरी सिद्ध नहीं हुई कि मैंने की है, लेकिन उस घर के लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मैं क्या हूँ, मैं अक्यूज्ड हूँ। अगर ये चोरी सिद्ध हो जाए तो मैं क्या होऊंगा, मैं कन्विक्ट हो जाऊंगा कि हाँ इन्होंने जो आरोप लगाया था वो सही था और मैं चोर हूँ। तो चोर हूँ तो कन्विक्ट, और सिर्फ चोरी का भी इल्ज़ाम लगा है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है तो
अभी मैं अक्यूज्ड हूँ। तो ये अंतर समझ लीजिए दो में, इन दो वर्ड में, इन दो वर्ड्स के अंतर आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो कोई भी इंसान गिल्टी नहीं पाया जाएगा जब तक कि तीन चीज़ें, कोई भी इंसान गिल्टी नहीं होगा जब तक कि कोर्ट उसे गिल्टी ना माने। तो क्या तीन चीज़ें यहाँ पे हैं? किसी भी इंसान को अगर गिल्टी मान लो कोई इंसान हो गया तो इसमें तीन चीज़ें हैं। एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी, कि मैंने चोरी मान लो की थी और इसकी मान लो सज़ा 2 महीने थी, अब मैं 2 महीने जेल होके आ गया, ठीक है, अब मैं उस सज़ा से बरी हो गया, अब दोबारा से मुझे इसी चोरी के लिए, जो चोरी मैंने की थी उसी चोरी के लिए मान लो 2 अप्रैल, मान लो 11 अगस्त 2026 को मैंने चोरी की थी और इसके लिए मुझे 2 मंथ की सज़ा दे दी गई। हाँ ठीक है, बट इसी ऑफेंस के लिए 11 अगस्त 2026 वाले से दोबारा मुझे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो एक बार से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। सेकंड पॉइंट क्या इसमें दिया गया है कि 15 अगस्त को नियम बना दिया जाए कि भैया चश्मा पहनना गुनाह है और जो भी इंसान चश्मा पहनेगा, फैशनेबल चश्मा पहनेगा, वो उसकी सज़ा होगी। अब मैं कहूँगा ठीक है, ये 15 अगस्त से नियम लागू है, बट अगर मैंने 11 अगस्त को, 12 अगस्त को चश्मा पहना था तो क्या मुझे अब आज मान लो 20 अगस्त हो गई है, तो क्या सरकार ये कह सकती है भैया कि 11 अगस्त को चश्मा पहना था तुम भी अरेस्ट हो जाओ? तो मैं कहूँगा भैया नियम तो ये 15 अगस्त से बना है, तो आप 11 अगस्त पे कैसे अप्लाई कर सकते हो? तो यही है कि एक क्रिमिनल जो एक्ट है उसको आप बैक डेट से अप्लाई नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आज नियम आज बना है उसको अप्लाई आपने 3 साल पहले से कर दिया, तो वो नहीं कर सकते हो। हाँ, सिविल मामलों में हो सकता है कि टैक्स मान लो आपने दिया, अब मैं कहूँ कि भैया पहले से भी आप टैक्स दीजिए, तो वो दे सकते हो आप, है ना, वो दे सकते हो। उसमें सरकार, वो भी हालांकि रेयरली होता है। और कोई तीसरा पॉइंट ये है कि कोई इंसान फोर्स नहीं किया जा सकता कि भैया पुलिस कहे कि भैया तुम कबूल करो कि तुमने चोरी की है। अब मैं पुलिस के सामने कैसे बच पाऊँगा बताओ? पुलिस के पास इतने पुलिस वाले होते हैं, डंडा उनके पास होता है, उनके पास बंदूक होती है। अब पुलिस वाले मुझे फोर्स कर रहे हैं कि भैया एक्सेप्ट करो कि तुमने किया है, एक्सेप्ट करो। अब अगर मान लो मैं वहाँ पे एक्सेप्ट कर भी लूँ, बट 24 घंटे के अंदर अंदर इनको मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो अगर मान लो मैंने हाँ भी कर दिया तो मजिस्ट्रेट साहब मुझे एक्यूज नहीं मानेंगे, क्योंकि पुलिस के सामने दी गई गवाही कोर्ट में मान्य नहीं है। क्योंकि पुलिस बड़ी हरामखोर होती है, ये बात कोर्ट को पता है कि पुलिस बहुत मक्कार होती है, ऐसा कोर्ट मानता है, कई बार मान चुका है। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बेगार और फोर्स लेबर। बेगार दोस्तों क्या है कि आपने किसी से काम करवाया और उसके आपने पैसे नहीं दिए। फोर्स लेबर की आप गन पॉइंट पे किसी से फोर्स लेबर करवाओ आप, प्लस बाइंग या सेलिंग करो कि इंसान को बेच रहे हो या ख़रीद रहे हो, है ना। कई बार ऐसा होता था पहले के ज़माने में कि एक इंसान को लोन दिया गया, अब वो लोन चुका नहीं पाया तो उसके बेटे से फोर्सफुली काम करवाया जा रहा है, या उस छोटे से इंसान से कहा गया कि भैया आप अपनी बेटी को बेच दो किसी इंसान को 25 लाख रुपए में, इससे लोन चुकता हो जाएगा। ऐसा अफ़गानिस्तान में हो रहा है आज के दिन दोस्तों, हो रहा है। तो वहाँ पर ऐसा है कि अगर एक इंसान लोन नहीं चुका पाता है तो वहाँ पर जो है कई ट्राइब्स में ऐसा है कि वो अपनी बेटी को बेच देता है। भारत में ऐसा नहीं है, हालांकि भारत में ऐसा हुआ करता था बट अब नहीं, इस समय नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या था कि जैसे मान लो एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी को पैसे की ज़रूरत मान लो 1 लाख रुपए ज़रूरत है, तो भैया 1 लाख रुपए अब बैंक तो देगी नहीं, बैंक तो कहेगी पेपर लाओ, दुनिया भर की नोटंकी लाओ। तो क्या करेगा वो मनी लेंडर के पास जाएगा, साहूकार के पास जाएगा, जो मनी लोग देते हैं, तो मनी लेंडर के पास जाएगा और वहाँ से पैसे लेगा 1 लाख रुपए के। बट जब ये पैसे चुका नहीं पाएगा, इसने प्रॉमिस किया था गरीब आदमी ने कि मैं साल भर के अंदर चुका दूंगा, अगर मैं ना चुका पाऊँ तो आप मेरे बेटे से या आप मुझसे ही बेगार करवा लीजिएगा, कि काम करवा लीजिएगा, पैसे मत दीजिएगा और फोर्स लेबर करवा लीजिएगा। तो अब ये बैन है, हालांकि अगर कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा है तो आप कर सकते हो, बट फोर्सफुली आप केसेस नहीं करवा सकते हो, ठीक। या बेटी को बेच दिया तो किसी कीमत पर किसी की बेटी को बेच नहीं सकते हो,
कल को गरीब आदमी ये नहीं बोल सकता, कल को मनी लेंडर ये नहीं बोल सकता कि तुम ऐसा करो ना तो अपनी बेटी को मुझे बेच दो आकर के, मैं तुम्हारा पैसा भूल जाऊँगा, अपनी बेटी को बेच दो मुझे आकर के, शादी नहीं बेच दो आकर के। तो ये कानूनी अपराध है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? ये आर्टिकल 23 की बात दोस्तों थी। और ये जो मैंने दिखाया था आपको 3 पॉइंट दिए थे कि जेल में गवाही वाला सिस्टम, ये आर्टिकल 22 का था। हालांकि पढ़ेंगे मैं, बट एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो केवल उसमें स्टोरी टाइप से लिखा हुआ है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। एनसीईआरटी स्टोरी के फॉर्म में ये चीज़ें बताती है, बेसिक फाउंडेशन आपकी मजबूत करती है, ना कि फैक्ट्स देती है आपको है। तो वो अच्छी बात भी है कि किसी भी लड़के को या लड़की को कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी बताओ, ना कि उसके प्रोविजंस के आर्टिकल इसमें ये लिखा है उसमें वो लिखा है। उस आर्टिकल का मर्म क्या है उसको स्टोरी के फॉर्म में बताओ। ये अच्छी अप्रोच है एनसीईआरटी की, जो एनसीईआरटी कर रहा है। तो जो कुछ भी एनसीईआरटी में लिखा है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और मैं एनसीईआरटी के साथ हूँ यहाँ पे। अब आर्टिकल जो है 24 क्या कहता है कि 14 साल से नीचे लड़के जो हैं, लड़के लड़कियाँ, इनको आप हजारडस इंडस्ट्री में काम नहीं करवा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बम बनाने वाली फैक्ट्री में कोई 13 साल का लड़का या लड़की है, आप कहो कि काम करो, तो नहीं करवा सकते हो, ये बैंड है। हाँ, अब 13 साल का लड़की या 10 साल का लड़का या लड़की आप कहो कि किसी फिल्म में काम करना है, टीवी सीरियल में काम करना है, तो वो नॉन हजारडस है। नॉन हजारडस इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो, बट हजारडस इंडस्ट्री जहाँ पर आपकी जान को खतरा है तो वो काम नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है। पहले दोस्तों क्या होता था कि अब है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है रिलीजन फ्रीडम के। तो ये क्या था कि पहले क्या था, राजा मान लो किसी एक धर्म का है तो जनता को भी उसी धर्म को मानना पड़ता था। जैसे कि बहुत सारे राजा, जैसे औरंगजेब हुआ, तो औरंगजेब के बारे में कहा हुआ था कि वो मुस्लिम था और उसने फोर्स किया कि जनता भी उसकी मुस्लिम हो जाए। तो बट अब ऐसा नहीं है। अब भारत का संविधान कहता है कि एक इंसान पढ़े लिखे समझे, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बोलता है कि अपनी कॉन्शियंस से, अपना दिमाग लगा करके कॉन्शियंस से आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा धर्म फॉलो करना है। तो इसमें आप प्रोफेस कर सकते हो उस धर्म को कि हाँ मैं फॉलो करता हूँ, पूजा अर्चना कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, अब प्रोपगेट भी कर सकते हो, मतलब किसी को बता सकते हो भैया मेरे धर्म में ये अच्छाइयाँ हैं। बट फोर्सफुली आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो बट फोर्सफुली कन्वर्जन अलाउड नहीं है। कन्वर्जन जैसे आप उसको बताओ कि मेरे धर्म में ये फ़ायदा है, अगर आप ये करोगे तो उसमें ये अच्छा होगा, है ना, इस तरीके से। तो वो चीज़ें जैसे कि मान लो कल को एक चर्च है और चर्च का रूल ये है कि मैं ईसाई लोगों को जो है यहाँ पे बच्चे पढ़ सकते जा करके हैं और हाई क्वालिटी एजुकेशन चर्च में होती है, तो आप पढ़ सकते जा करके हो। तो उसके लिए ये मतलब प्राइवेट है, कोई सरकार से एड नहीं ले रहा है। तो अगर मान लो कल को एक ईसाई दोस्त आपका बोलता है भैया ऐसा करो, मेरे ईसाई धर्म कबूल कर लो और आपको ये हेल्प मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको चॉइस है। मान लो आप मुस्लिम थे या सिख थे या हिंदू थे, तो आपके पास चॉइस है कि आप धर्म कबूल करोगे या नहीं। यहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, तो वो आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो आप काम कर सकते हो। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऐसा काम कहता है, बट इसके भी कोई इसके भी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। पब्लिक ऑर्डर, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और आप कहो नहीं मुझे तो यही पूजा करना है, मुझे तो यही अर्चना करना है, तो वहाँ पर आपको रोका जा सकता है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, है ना। मोरालिटी, अगेन ऐसा नहीं है कि आप जो है नंगे नंगे होकर के आप मोरालिटी को कर दो, कहो कि ये तो मेरे धर्म की एक प्रथा है, तो वो नहीं कर सकते आप, है ना। कई जगह नागा बाबा की प्रथा को बैन कर दिया गया है इसीलिए। फिर हेल्थ रीजन से कोविड-19 आया पड़ा हुआ है, सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि भैया बिना मास्क लगाए कोई लोग ना निकलें, कोई भी इंसान इस सड़क पे ना आए, तो वहाँ पर आपका धर्म रोका जा सकता है कि आपको प्रैक्टिस यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे
हेल्थ के बेसिस पे आपको रोक सकते वो लोग। बहुत सारी कुप्रथाएं को रोका गया, जैसे सती प्रथा थी हिंदू धर्म में, उसको रोका गया, जो कि अच्छी बात है। सती का मतलब क्या है कि पहले मान लो किसी का पति मर गया तो पत्नी को भी लोग मार देते थे, कहते तुम भी मर जाओ, तुम्हारा ज़िंदगी में कोई अब नहीं है और तुम सती बन जाओ। तो उसको क्योंकि लोग मानते थे कि ये जो पति मरा है ये पत्नी की वजह से मरी है, और जब तक ये पत्नी रहेगी, विधवा पत्नी रहेगी, तब तक गांव में सूखा अकाल ये पड़ता रहेगा, तो इसको सब नहीं मानते थे। अभी कुछ साल पहले 2000 आई थिंक 1919 में ट्रिपल तलाक को बैन किया गया, जो कि इस्लाम में था, कि एक पति है वो गुस्सा मान लो आया है किसी कंपनी से, या मान लो किसी ने को किसी प्रकार का गुस्सा हो सकता है, अब उसकी पत्नी ने कहा खाना लाऊं, और पत्नी पे वो गुस्सा हो गया, उसने कहा तलाक तलाक तलाक, तो अब उसके बीच में तलाक हो गया। सिर्फ 3 बार कहने से ही तलाक हो गया। तो ये कितनी, उस औरत से पूछो है कि क्या उस पर बीती होगी जिसके माता पिता ने उसकी इतनी महंगी शादी की, सब कुछ किया। तलाक के बाद में क्या होता है, उस पत्नी का उस बहुत ही गंदा सलूक होता है, उसको दोबारा शादी करनी पड़ती है किसी और इंसान से, फिर सेक्स करना पड़ता है, ये कंपलसरी है सेक्स करना उससे। और फिर आप दोबारा, जब वो आदमी अपनी मर्ज़ी से बिना किसी प्री कंडीशन के जब वो तलाक दे तभी आप शादी कर सकती हो। ऐसा नहीं है कि वो दूसरा आदमी जो शादी जिसने किया है इस तलाक वाली औरत से, उसको पता पहले से कि मुझे तलाक देना है, ये नहीं कर सकते आप नेचुरली रहो, अगर आपको इस पत्नी से दिक्कत है तभी आप तलाक दो, ऐसा कहा गया है इसमें। इक्वालिटी क्या है, इसीलिए इस्लाम में जो है बच्चे सिर्फ आदमी के होते हैं, औरत के नहीं होते बच्चे, क्योंकि औरत का कभी तलाक हो सकता है, औरत कहीं दूसरी जगह जा सकती है, शादी कर सकती है, बच्चे इसीलिए आदमी के होते हैं इस्लाम में। ठीक है। सरदार हुकुम सिंह ने ये बात कही थी कि भारत की जो मेजोरिटी है, जो हिंदूज मेजोरिटी में है, इनको हमेशा मुस्लिम, सिख, इस जो भी बाकी सारे माइनॉरिटीज़ जो हैं हमारे देश की, उनकी जो है समस्याओं को समझना चाहिए, तभी डेमोक्रेसी फ्लरिश कर पाएगी। तो ये उन्होंने उस समय कहा था, तो अच्छी बात है। मतलब अब माइनॉरिटी सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज़, कल्चर के आधार पर भी माइनॉरिटी होती है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये क्या है कि आर्टिकल 12 से लेकर के जो 35 तक आर्टिकल है उसी के बीच में ये आर्टिकल फिट होता है। उसने कहा आर्टिकल 32 के तहत में आप किसी भी आर्टिकल को इन्फोर्स करवा सकते हो, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर आपका कोई वॉयलेट होता है, सरकार मान लो कल को बिल पास कर देती है, या एग्जीक्यूटिव मान लो कोई ऑर्डर पास कर देता है, उससे आपके अधिकारों का हनन मान लो होता है। कौन से अधिकार? फंडामेंटल राइट्स। तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट चाहे तो मना कर सकता है आदेश जारी करने पर, बट सुप्रीम कोर्ट नहीं मना कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले आपके फंडामेंटल राइट्स वाले केसेस को देखना पड़ेगा। बाकी मान लो कोई केस पेंडिंग है तो उसको रोक करके आपके फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं कहूँ कि मेन अगर सबसे ज़्यादा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, ये आप याद करिए, मैंने बताया था आपको कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये लिमिटेशंस हैं आर्बिट्ररी पावर्स ऑफ स्टेट पे। अगर स्टेट आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, इसका मतलब है कि स्टेट जो है अपनी पावर को इंक्रीज़ कर रहा है और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। जब डेमोक्रेसी खतरे में आ गई तो जुडिशरी भी कल को खतरे में आ सकती है, बिकॉज लेजिस्लेचर जब सब कुछ बिगाड़ रही है तो जुडिशरी का भी बिगाड़ लेगी, जुडिशरी भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए जुडिशरी फंडामेंटल राइट्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। ठीक है, तो आप ये इवन सिटीजन्स ही नहीं, बाकी नॉन सिटीजन्स भी जा सकते हैं कल को, है ना, बट उनके पास कुछ अधिकार कम है, जैसे कि सिटीजन्स के पास ये वाले अधिकार भी हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। तो ये 5 आर्टिकल जो हैं ये भारत के नागरिक के पास सिर्फ और सिर्फ हैं। बाकी सारे जो अधिकार हैं वो नागरिक के पास भी हैं, सिटीजन के पास भी हैं और फॉरेनर के पास भी हैं, बट ये वाले अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के पास हैं। तो मतलब कि सिटीजन के पास सारे हैं और ये जो अधिकार हैं यहाँ लिखे हैं ये वाले,
ये वाले जो अधिकार लिखे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इनको छोड़ करके ये वाले अधिकार फॉरेनर के पास नहीं है, आप ये मान सकते हो। अब मान लो कल को कोई ऐसी घटना हो जाती है जहाँ पे सरकार आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट करती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट कुछ आदेश कर सकती है जो मैं बताना चाहूँगा आपको। तो सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करती है, ऑर्डर जारी करती है, उनको हम लोग कानून की भाषा में रिट बोलते हैं, WRIT रिट। तो रिट्स 5 प्रकार की होती हैं। हैबियस कॉर्पस, एक होती है मैंडेमस, तीसरी होती है प्रोहिबिशन, चौथी होती है सर्च्योररी, पांचवी होती है क्वो वारंटो। जैसे मान लो पुलिस ने अगर आपको अरेस्ट कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि भैया क्यों अरेस्ट किया, हमारे सामने लाओ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, मतलब जुडिशरी के सामने पेश करती है। मजिस्ट्रेट का मतलब होता है कि वो इंसान जिसके पास पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की भी पावर है और जुडिशरी की भी पावर है, तो पेश कर सकते हो वहाँ पे। अगर मान लो 24 आवर्स बीत गए, कुछ नहीं हुआ, 25 घंटे बीत गए, 30 घंटे बीत गए, पुलिस सुन नहीं रही है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हैबियस कॉर्पस इशू कर सकती है कि भैया पुलिस वाले थाना नंबर ये, चौकी ये, थाना ये, स्टेट नंबर ये, स्टेट का मतलब कि जो यूपी से महाराष्ट्र जहाँ भी हो, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है। मैंडेमस का क्या मतलब है कि आप कोई भी पब्लिक ऑफिसर, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो आप कह लो कि ये बैंक मैनेजर हो, तो अगर वो ऑफिशियल ड्यूटी, लीगल ड्यूटी करने से मना कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये मान लो मुझे किसी बैंक जाना है और बैंक में बैंक मैनेजर जो है वो सरकारी ऑफिसर है, तो वो मेरा खाता नहीं खोल रहा है, बस चाय नाश्ता कर रहा है, वो खाता मेरा नहीं खोल रहा है और धमकी दे रहा है मैं नहीं खोलूँगा, क्या कर लोगे, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तो ये वो लीगल ड्यूटी उसकी है कि उसको मेरा खाता खोलना चाहिए, तो मैं जा सकता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, उसको मैंडेमस जारी कर सकता है। मैंडेमस क्या होता है? ये अधिकार। मैंडेमस क्या होता है? ऑर्डर होता है सुप्रीम कोर्ट का कि भैया क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर बाद में उस बैंक मैनेजर को जवाब देना पड़ेगा कि भैया मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उसको कारण देना पड़ेगा। थर्ड ऑर्डर आता है प्रोहिबिशन, कि प्रोहिबिशन कि जब भी कोई पब्लिक ऑफिसर, ये जुडिशरी से है कि अगर लोअर कोर्ट, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वो फैसला वो सुना नहीं सकता था, तो क्या करेगा? तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो वाला फैसला अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर लेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं थी कि वो फैसला सुनाए इस पर। ठीक है, मतलब फैसला सुना दिया है। अब सुनाने के बाद में हाई कोर्ट ने अपने आप ट्रांसफ़र किया, क्योंकि जब वकीलों को मालूम पड़ेगा कि अरे ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो लापरवाही की है, ये तो इसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है ना। तो ये वही बात है कि किडनी का डॉक्टर है, उसने ब्रेन का ऑपरेशन कर दिया, तो यही वाली बात है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास वो पावर थी नहीं, लेकिन फिर भी उसने वो ऑपरेशन टाइप का कर दिया। यही बात आती है सर्च्योररी में। ये क्या है कि अभी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया नहीं है, अभी वो लोअर केस के पास केस पेंडिंग है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास मान लो, या उससे भी निचली अदालत जो है उसके पास केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट चाहे या हायर कोर्ट, मतलब कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो केस अपने आप ले सकता है, अपने ऊपर ले सकता है। सर्च्योररी में क्या होता है कि अभी फैसला नहीं सुनाया गया, मतलब कि फैसला अभी पेंडिंग है। ठीक है। अच्छा, राइट को क्वो वारंटो क्या होता है? 5वां, कि मान लो मेरे पास कोई काबिलियत नहीं थी और मैंने कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया
और मैं एसडीएम के ऑफिस में जा कर के बैठ गया, ठीक है, और मैं वहाँ से जो है आदेश मारने लगा ये, ठीक है, फर्जी, तो अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बोलेगा भैया तुम कैसे एसडीएम बन गए, तुम्हारे पास कोई, तुमने आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम, आईएएस या पीसीएस का एग्ज़ाम निकाला है क्या? मैं बोलूँगा नहीं, मेरी मर्जी थी, मैं बैठ जाऊँ तो बैठ गया। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोलेगा भागो यहाँ से, तुम्हारे पास ना कोई डिग्री, ना तुम्हारे पास कुछ, तुम्हारे पास ना कोई क्वालिफिकेशन है, तो तुम कैसे बैठ गए? तो किस, आपके पास पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की कोई अथॉरिटी जब है ही नहीं, क्वालिफिकेशन है ही नहीं, एग्ज़ाम आपने कोई पास किए नहीं, तो आप कैसे बैठ सकते हो, ये बताओ मुझे। अच्छा दोस्तों, ये आती है कि राइट्स, चाहे फंडामेंटल राइट हो चाहे लीगल राइट हो, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ जुडिशरी ही नहीं है, जुडिशरी तो मतलब रोल प्ले करती है, बट कई सारे नेशनल कमीशन बना रखे हैं हम लोगों ने, नेशनल कमीशन कई सारे बना रखे हैं, जैसे वुमेन पे बना रखा है, माइनॉरिटीज़ पे बना रखा है, एससी एसटी बना रखा है ना, ऐसे बहुत सारे बना रखे हम लोगों ने हैं, ओबीसी बना रखा है। तो ये क्या करते हैं, नेशनल कमीशन क्या करते हैं, ये उस मतलब वुमेन बना रखा है, तो कल को वुमेन का कोई केस अगर आता है, तो वो वुमेन पर कोई अत्याचार हो रहा है मान लो, तो ये क्या करता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो क्या करता है, उस थोड़ा सा गवर्नमेंट पे प्रेशर डालता है या जुडिशरी पे प्रेशर डालता है कि आप फैसला लीजिए जो भी सही हो, मतलब वुमेन को हानि नुकसान ना हो, अगर वुमेन उसमें गिल्टी नहीं है, अगर वुमेन गिल्टी है फिर तो उसको सज़ा होगी, बट कई बार होता है क्या है कि ना, वुमेन गिल्टी भी नहीं होती है और डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह ऐसे इश्यूज आते हैं, तो वुमेन को प्रोत्साहित करती है कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा ही ये कमीशंस करते हैं, चाहे वुमेन का हो चाहे एससी एसटी का हो। कई बार देखा होगा एससी लोगों को कई बार जो है दिक्कतें झेलने का सामना करना पड़ता है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है एससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, वो कई बार लोगों को सपोर्ट करता है कि आप डरिए मत, आप आइए, अगर कोई भी आपके गांव में या आपके क्षेत्र में ऐसा कोई इंसान है कि वो आपके खिलाफ है, तो आप प्लीज़ आइए, डरिए मत, मैं आपका सपोर्ट करूंगी जितना कर सकती हूँ। तो ऐसा कुछ बोलते वो लोग हैं। बाद में टीपीएसवी की बात आती है। जिस तरीके से संविधान में पार्ट 3 में, पार्ट 3 मतलब आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, उसी तरीके से संविधान में पार्ट 4 भी है। ये क्या, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक ये आर्टिकल है। ये वाले आर्टिकल कहीं कहीं लिमिटेशंस हैं सरकार पे, कि सरकार को लिमिट लगाओ कि सरकार इनको अब्रिज नहीं कर सकती है, हालांकि कर सकती है, बट अगर उसकी फ़िलासफ़ी ठीक नहीं है तो जुडिशरी चेक करेगी कि हाँ क्या है। बिकॉज पार्ट 3 जो हमारा है वो बेसिक, पार्ट 3 के कई सारे आर्टिकल्स, उसकी जो फ़िलासफ़ी है, उसका जो दर्शन है, उसका जो मर्म है, वो कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को बनाता है, और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्ट 3 ही सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ जैसे आर्टिकल्स लगा सुप्रीम कोर्ट की वो ठीक नहीं है पार्ट 3 में, तो उसको लीगल राइट बना दिया गया, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 19 में था जो कि फंडामेंटल राइट था, अभी उसको क्या कर दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है। तो आर्टिकल 300A के तहत उसको लीगल राइट, वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है बट उसको लीगल राइट बना दिया गया है। बट फंडामेंटल राइट्स आप समझिए कि ये लिमिटेशंस है गवर्नमेंट पे, मोर और लेस ये लिमिटेशंस है गवर्नमेंट पे। और जो पार्ट 4 है वो कहता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, जो वीकर सेक्शंस हमारे समाज के हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, कि जैसे कि उनके जो आप कह लो कि उनको जॉब्स दीजिए, या फिर उनका बिजनेस हेल्प करने में मदद करिए, या बायोडाइवर्सिटी जो हमारी है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करिए। तो अभी भी हमारे देश में बहुत दुष्ट लोग हैं, तो उनसे हमारे देश को बचा के रखना है। तो सोशल जो है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी जो है उसको लाना है, तो पार्ट 4 को करना है। बट संविधान के निर्माता जानते थे कि हमारा देश गरीब है, सबको हम जॉब नहीं दे सकते, तो सरकार तो इसको इसीलिए इस वाले पार्ट को इन्फोर्सेबल नहीं बनाया है। मतलब कि आप कल को सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, जैसा कि आर्टिकल 32 के तहत आप पार्ट 3 के आर्टिकल, अगर आपका कोई, अगर आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक अगर आपका आर्टिकल वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। बट आपका पार्ट 4 का अगर आर्टिकल वायलेट होता है तो आप नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए, कल को मान लो
आप पढ़े लिखे भी हो, सब कुछ हो, आपको जॉब अगर नहीं मिलती है, कोई कारण उसका हो सकता है, सरकार के पास उतना पैसा ना हो, हमारे रिश्ते ख़राब हों दूसरे कंट्रीज़ के साथ। आपको पता है हाई टैरिफ लगा है इस समय भारत पर, यूएसए के द्वारा, अमेरिका ने टैरिफ लगा रखा है, तो कई लोगों की जॉब्स गई हैं। बट ये आप सरकार पे फोर्स नहीं कर सकते हो कि आपने क्यों किया ऐसा, बिकॉज हमारे कुछ कह लो कि यूएसए से कुछ रिश्ते ख़राब हैं, वो अलग मुद्दा है, क्यों ख़राब है उस पर मैं बात करूँगा आगे बाद में। बट आप सरकार को फोर्स नहीं कर सकते हो कि आपने ऐसा क्यों किया। तो अगर मान लो सरकार से कोई नाराज़ है कि आपने क्यों नहीं, तो वो इलेक्शंस में उसको, उस पार्टी को हम लोग अगले 3-4 साल में हटा सकते हैं, अगर हमको लग रहा है कि उसने इतना बुरा किया है ना। बट पार्ट 3 वाला क्या था, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करता है। जो पार्ट 3 था वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और जो पार्ट 4 है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि ज़मींदारी को हमने एबॉलिश कर दिया, कि बहुत लोगों के पास ज़मीन थी, भूदान मूवमेंट चला था, आपको पता होगा, विनोबा भावे के द्वारा। तो नहीं होगा तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगा कंप्लीट, ना कि एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में दोस्तों इतना ही है और हमारा मकसद अभी है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर 3 ख़त्म होता है, अब हम चैप्टर 2 ख़त्म होता है, चैप्टर 3 कल ले आऊँगा मैं एक वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर करो, इसको शेयर करो लोगों के साथ।